हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज हम उपस्थित है धातु और अधातु के धातु एवं अधातु क्लास टेंथ चैप्टर 3 जो कि हमारा चल रहा था। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे? इसमें हम लोग ग्रीन पेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। टोटल 16 क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन हम कर चुके थे। 8 क्वेश्चन कहते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक, तो चलिए आज आगे के जो 8 क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है, और उसको करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। आगे के जो भी क्वेश्चन है उसको समझना और करना। देखिए, हम पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बोला है कि क्या बोला है, कहाँ गया? 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि प्रत्यूष ने एक सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। ठीक, ये चम्मच है, ये स्पैचुला है, मतलब इसमें सल्फर चूर्ण लिया है, सल्फर चूर्ण है, और इसको क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है। ठीक है, हीट। ठीक है, यहां से इसे एक परख नली लगा है। ठीक है, एक परख नली लगा दीजिए। ठीक है, चलिए, ये क्या है आपका? ये आपका परख नली है। ठीक है, अब बोल रहा है चित्र के अनुसार परख नली को उल्टा करके उत्सर्जित गैस को एकत्र किया गया। ठीक है, अब यहां से कुछ गैसें निकल रही हैं जिसको एकत्र किया गया है परख नली उल्टा करके। यहाँ पे कुछ गैसें हैं। ठीक है, हमको नहीं पता है कौन सी गैसें हैं, उस गैस को एकत्र किया जा रहा है। बोल रहा है ए गैस की क्रिया क्या होगी? ए गैस की क्रिया क्या होगी? सॉरी, कहां पर? तो सूखे लिटमस पेपर पर, और दूसरा आर्द्र लिटमस पत्र पर। सूखे लिटमस पर और आर्द्र लिटमस पर जो क्रिया होगी गैस की, वो क्या होगी? समझिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये गैस है कौन सा। तो देखिए, जब सल्फर एयर से रिएक्ट करेगा तो बना लेगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? गैस की क्रिया क्या होगी? ठीक है, तो जब भी सल्फर ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है। तो एक बात पता चल गया कि यहाँ पर ये जो गैस निकल रहा है वो क्या है? ये गैस है SO2। अब SO2 चूंकि क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। SO2 कैसा होता है? अम्लीय। ठीक, तो अब बोल रहा है कि ये जो SO2 है ये इस सूखे लिटमस पर क्या प्रभाव डालेगा, और ये जो SO2 है ये इस आर्द्र लिटमस पर क्या प्रभाव डालेगा। ठीक, तो सूखे लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। क्यों? देखिए, एक बात बताए थे कि अम्ल या क्षार अपना अम्लीय या क्षारी प्रकृति तब दिखाते हैं जब नमी मिलती है। ठीक है, जब क्या मिलती है? नमी मिलती है। मतलब जब वाटर होगा तभी तो वो अपने आयनों में टूटेंगे और तभी पता चलेगा कि वो अम्लीय है या क्षारी है। जब नमी ही नहीं होगा, वाटर ही नहीं होगा, तो वो अपने आयनों में टूटेंगे ही नहीं, और नहीं टूटेंगे ना तो पता चलेगा। ठीक है, तो अम्लीय या क्षारी प्रकृति का पता करने के लिए नमी का होना जरूरी है ना। चूंकि ये सूखा लिटमस है इसलिए यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि वो भी गैस है, ये भी सूखा है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो सूखे लिटमस पत्र पर यह गैस कोई प्रभाव नहीं डालेगा। लिख दीजिएगा, कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। आर्द्र लिटमस पर क्या होगा? आप समझिए, अब ये आर्द्र है मतलब इसमें वाटर है, आर्द्र है मतलब नमी है, मतलब वाटर है, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है। तो जब नमी SO2 से क्रिया करता है तो बनाता है H2SO3। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरस अम्ल या सल्फ्यूरस एसिड। ठीक, सल्फ्यूरस अम्ल नाम में दिख रहा है, अम्ल है। ठीक है, तो अम्ल है, तो अगर आर्द्र लिटमस पेपर, ठीक है, ये क्या करेगा? यह नीले लिटमस को लाल कर देगा। ठीक है, लाल कर देगा। अगर ये आर्द्र लिटमस पेपर
नीला हुआ तो उसको लाल कर देगा, और अगर लाल होगा तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो इतना लिख लीजिएगा। आर्द्र लिटमस पत्र में क्या है, वाटर है, SO2 से क्रिया करेगा, सल्फ्यूरस एसिड बना लेगा। ठीक है, और ये सल्फ्यूरस एसिड क्या करेगा, अगर ये आर्द्र लिटमस पत्र नीला हुआ तो नीले को क्या कर देगा, लाल। ठीक है, नीले को क्या कर देगा, लाल। ठीक है बात। चलिए, इसके बाद इसमें इसी मतलब 9th में ही एक और क्वेश्चन है, इसमें बोला है ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अब ऊपर जो है वो यही है कि भाई यही वाला लिख लीजिएगा, संतुलित नहीं था है ऊपर की अभिक्रिया के लिए। तो ऊपर की अभिक्रिया कौन सी हो रही है, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, और समझ में आ गया। अब अगर सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो SO2 बन रहा है, एक सल्फर दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, बैलेंस है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। ठीक, बी वाले में ये लिख दीजिएगा, ए वाले में ये और ये। ठीक है, अच्छे से। चलिए, तो ये हुआ हमारा समाप्त। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। सोचिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए आप क्या करते हैं, लोहे को अगर जंग से बचाना है तो क्या क्या कर सकते हैं। इसको पहले एरिस करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए एक तो हम कर सकते हैं पेंट लगाएंगे, तो जो लोहा होगा वो नमी के संपर्क में नहीं आएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए ये हमारा लोहे का दरवाजा है। ठीक, अब जो डायरेक्ट नमी के संपर्क में ना आए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम नीला कलर का ऐसे पेंट चढ़ा दे, है ना, ये पेंट लगा देते हैं। जब हम इसके ऊपर पेंट लगा देंगे तो जो नमी होगा, पेंट लगा दिए, अब जब पेंट लगा देंगे तो नमी लोहे के संपर्क में नहीं आएगा, पेंट के संपर्क में आएगा और लोहा बच जाएगा। ठीक है, या तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रीस या तेल लगा सकते हैं, लोहा ग्रीस या ऑयल। इससे भी क्या होगा, ग्रीस या ऑयल लगाने से ऊपर नमी के संपर्क में लोहा नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला पेंट लगाकर, दूसरा ग्रीस या ऑयल लगा करके। ठीक है, इससे लोहा नमी के संपर्क में आने से बच जाता है और वो संक्षारित नहीं होता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, पूरा लिख दे रहे हैं। ठीक है, लगाकर। ठीक है, इससे लोहा नमी के संपर्क में नहीं आता तथा लोहा संक्षारित नहीं आता, अर्थात लोहा संक्षारित होने से बच जाता है। ठीक है, या लोहा संक्षारित नहीं होता है, आप जो इच्छा वो लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया 10th। 11th क्वेश्चन क्या है, सुनिए। 11th क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक, मतलब जब जो जो ऑक्सीजन है वो अधातु से मिलता है, ठीक है, तो कैसा ऑक्साइड बनाता है। देखिए, ऑक्सीजन, 11th नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जब अधातु से मिलेगा, किससे मिलेगा, अधातु से, तो ये ऑक्साइड बनाता है। तो यही पूछ रहा है कि ये ऑक्साइड है कैसा। ठीक है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, कैसा है। चलिए, अधातु ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन एक अधातु है, ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उदासीन होता है। ठीक, अब अगर ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन भी तो अधातु है, नाइट्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन का क्रिया कराएं तो एक N2O5 बना सकता है, ये क्षारीय है। ठीक है, ये क्षारीय है, या N2O3 भी बना सकता है। ठीक है, ये भी तो क्षारीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड क्या करता है, बनाता है। ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड बनाता है। समझ में आ गया, क्षारीय ऑक्साइड या
सॉरी, अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय है ये, अम्लीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड बनाता है। तो नीचे लिख लीजिएगा, अधातु, अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके, क्रिया करके, छारी ध्यान में आ रहा है, पता नहीं क्या बार बार, अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और समझ में आ गया? तो अब दो एग्जांपल दे दीजिएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब अधातु से क्रिया करेगा तो या तो वो अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा या तो वो उदासीन ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 11, 9, 10, 11। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, कारण बताइए, कारण बताना है। ठीक है, पहला, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी। ठीक है, मतलब प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। इस क्यों, कारण क्या है? प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण लिखिएगा। जैसे प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? ठीक है, तो इसका कारण लिखिए। सबसे पहला कारण, जब आप सक्रियता श्रेणी देखेंगे तो ये सबसे कम क्रियाशील होंगे। ठीक है, कारण क्या है? कम क्रियाशील है। ठीक है, इनमें चमक अधिक होता है, ये आसानी से संक्षारित नहीं होते हैं, संक्षारित नहीं होते, अर्थात इनमें संक्षारण प्रतिरोधकता अधिक होती है। मतलब संक्षारित अपने आप को नहीं करते हैं ना, इसीलिए लिखा है संक्षारण प्रतिरोधकता अधिक होती है, प्रतिरोधकता अधिक होती है। तो यही सब कारण है जिसके कारण ये क्या करते हैं, जिसके कारण इनको मतलब आभूषण बनाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप कारण में क्या लिखेंगे, ये की पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब इसको मिला करके आप लोग को लिख देना है। प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए करते हैं। अब देखिए, जो बोल रहे हैं वही आपको लिखना भी है। प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि ये धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, इनमें चमक बहुत अधिक होता है तथा ये आसानी से संक्षारित नहीं होते, अर्थात इनमें संक्षारण प्रतिरोधकता अधिक होती है। ठीक, जितना बोल रहे हैं उतना आप लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को ऑयल में स्टोर क्यों करते हैं? ठीक है, ऑयल में संग्रहित क्यों करते हैं? देखिए, कारण क्या है, ये अत्यधिक, कारण लिखिएगा, क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, नमी के संपर्क में आने पर, नमी के संपर्क में आने पर अभिक्रिया बहुत तेजी से होती है, वह हाइड्रोजन गैस तीव्र गति से निकलता है, जिससे आग लग जाती है। ठीक है, इसी कारण से सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल में संग्रहित करके रखते हैं। ठीक है, संग्रहित करके रखते हैं, तो ये आप बता सकते हैं। चलिए आगे है,
एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। देखिए इसे हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है, तो आप लोग पीछे वाला लेक्चर अटेंड किए होंगे तो सब जवाब आसानी से दे सकते हैं। आगे सुनिए, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। फिर सुनिए, एल्युमिनियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, बहुत तेज क्रिया करता है, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर आ जाता है एल्युमिनियम, ठीक है, तो ऊपर ही है, ठीक है, 3 4 के बाद। तो एल्युमिनियम बहुत तेज क्रिया करता है, ठीक है, तो वही कह रहा है कि एल्युमिनियम इतना अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है, फिर भी हम खाना बनाने वाले बर्तन में इसी का यूज करते हैं, क्यों? तो देखिए सुनिए, एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ठीक है, क्या होता है कि एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बना देता है, ठीक। अब ये लेयर, यह लेयर अन्य धातु से क्रिया नहीं करती, ठीक है, बात समझ में आ गया? क्योंकि ये लेयर जो है दूसरे और किसी यौगिक से, अन्य यौगिक बोल दीजिए, दूसरे अन्य यौगिक से क्रिया नहीं करती है, ठीक है, तो क्रिया नहीं करेगी तो सेफ रहेगा, इसलिए उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है, आपने इसको अच्छा लिख लीजिए, जैसे बोल रहा है कि इसको क्या लिखेंगे, चूंकि एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके, चूंकि एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत बना लेती है और यह परत अन्य यौगिक से क्रिया नहीं करती, ठीक है, मतलब अन्य यौगिकों की क्रिया से बचती है। नेक्स्ट लिखिए, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। देखिए जब हमको मेटल प्राप्त करना होता है, मतलब जब धातु प्राप्त करना होता है, तो हम क्या करते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट के अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं ना। इसको मिटा लें, देखिए हमको जब मेटल निष्कर्षण मतलब कि भाई प्राप्त करना या निकालना, ठीक है, तो जब हम क्या निकालेंगे, धातु ही प्राप्त करेंगे, तो धातु जब हम प्राप्त करते हैं तो हम सल्फाइड हो, ठीक है, सल्फाइड हो चाहे कार्बोनेट हो, सल्फाइड या कार्बोनेट के अयस्क को किसमें चेंज करते हैं, ऑक्साइड में, ठीक है। ऐसा क्यों, सीधा सीधा लिखिएगा, क्योंकि क्योंकि ऑक्साइड, क्योंकि क्योंकि धातु के ऑक्साइड को अपचयित करके आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं। अब जो ये धातुओं का शोधन हम पढ़ा है वो पढ़े होंगे तो ये चीजें आराम से समझ में आ रही होंगी, ठीक है, और उसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड, जैसे मान लीजिए जिंक कार्बोनेट कह सकते हैं, तो जिंक ZnCO3 इसको ऑक्साइड में चेंज कर देंगे, तो कार्बोनेट का अयस्क को ऑक्साइड में चेंज किए, अब केवल ऑक्सीजन निकालना है, तो ऑक्सीजन को निकालना अपचयन कहलाता है। तो ऑक्साइड को अपचयित करके आसानी से धातु क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ऑक्साइड में चेंज कर देते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ को बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है, ठीक है। देखिए क्या है, तांबे का मलिन बर्तन है ना, क्वेश्चन है कि तांबे के मलिन बर्तन यानी गंदे बर्तन को किससे साफ करते हैं, अम्ल से साफ, सॉरी खट्टे पदार्थ से साफ करते हैं, ठीक है, खट्टे पदार्थ से साफ करते हैं, क्यों?
समझिए, तांबे का जो मलिन बर्तन होता है ये होता है, इसमें क्षारीय ऑक्साइड की का जमाव होता है ना, ये क्षारीय ऑक्साइड होता है। और जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो अम्ल होते हैं। जब अम्ल इन क्षारीय ऑक्साइडों से क्रिया करते हैं, ठीक है, तो जो मलिनता होती है बर्तन की, जो गंदापन होता है उसको उदासीन करके निकाल देते हैं, उदासीन करके निकाल देते हैं। ठीक है, जब अम्ल इससे क्रिया करेगा क्षार से तो उदासीन हो जाएगा, और उदासीन करके वो जो गंदा लगा है बर्तन पर उसको निकाल देगा और बर्तन चमकने लगता है, बर्तन चमकने लगता है। ठीक है, इस कारण से क्या करते हैं, तांबे के मलिन बर्तन को खट्टे पदार्थ से साफ किया जाता है। अब लिख लीजिएगा इसको जो बोलना है, लिखिए लिखिए, तांबे के मलिन बर्तन को, तांबे के मलिन बर्तन को, ठीक है, खट्टे पदार्थ से इसलिए साफ करते हैं क्योंकि, खट्टे पदार्थ से इसलिए साफ करते हैं क्योंकि, क्योंकि तांबे के मलिन बर्तन, क्योंकि तांबे के मलिन बर्तन में क्षारीय ऑक्साइड जमा होता है, तांबे के मलिन बर्तन में क्षारीय ऑक्साइड जमा होता है। ठीक है, और खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। ठीक है, तांबे के मलिन बर्तन में क्षारीय ऑक्साइड जमा होता है। ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड जमा हो, क्षारीय ऑक्साइड का परत होता है, तांबे के मलिन बर्तन में क्षारीय ऑक्साइड का परत जमा होता है। ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड का परत जमा होता है। ठीक है, लिखिएगा, तांबे के मलिन बर्तन में क्षारीय ऑक्साइड का परत जमा होता है और खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। ठीक है, फिर से बोल दे रहे हैं, मिला लीजिए। ठीक है, तांबे के मलिन बर्तन को खट्टे पदार्थों से साफ इसलिए करते हैं क्योंकि, क्योंकि तांबे के मलिन बर्तन में क्षारीय ऑक्साइड का परत जमा होता है तथा खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। ठीक है, इसी क्या कि अब जब ये अम्ल क्षारीय ऑक्साइड की परत से क्रिया करते हैं, जब ये अम्ल क्षारीय ऑक्साइड की परत से क्रिया करते हैं, ठीक है, तो यह उसको उदासीन बना देते हैं और उस परत को निकाल देते हैं, तो यह उस परत को उदासीन बनाकर निकाल देते हैं, जिससे बर्तन चमकने लगता है। ठीक है, बात समझ में आ गया, इससे बर्तन चमकने लगता है। ठीक है, तो यही कारण है जिससे कि क्या करते हैं, कहाँ गया, जिस कारण हम क्या करते हैं, नींबू वीबू से साफ कर देते हैं। ठीक है, सीधा बात है, ये अम्ल है, क्षारीय ऑक्साइड का लेयर है, अम्ल क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो अम्ल क्षार की क्रिया से लवण बनेगा जो उदासीन है। ठीक है, तो उदासीन होगा तब फिर पानी डालेंगे तो बाहर निकल जाएगा और बर्तन चमकने लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये कौन सा नंबर था क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में विभेद करिए। स्वयं से करिए इसको, धातु और धातु में अंतर, धातु और धातु में अंतर बताना है, अपने से बता दीजिए। देखिए, ये धनात्मक होते हैं, मतलब ये देखिए ईथान आयन बनाते हैं, ये ऋण आयन बनाते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, दूसरा, ये चमकदार होते हैं, ये चमकदार नहीं होते हैं। ठीक है, तीसरा, ये ठोस होते हैं, ये ठोस नहीं होते हैं। इसमें एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन है ये पारा मरकरी, ठीक है, उसमें भी कुछ एक्सेप्शन था। ठीक है, तीसरा, अच्छा कितना बोल रहा है, कितना कर सकते हैं, आघातवर्णी होता है, आघातवर्णी नहीं होता है, भंगुर होता है, भंगुर मतलब धातु में भंगुरता गुण नहीं होता है। ठीक है, धातु में भंगुरता गुण होता है, धातु में नहीं होता है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, धातु में चूंकि पीटेंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आप एक्सेप्शन वाला जो चीज है, सॉरी ये जो अंतर वाला चीज है, जब हम पढ़ाएंगे स्टार्टिंग में तो वहां पे देख के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला 15वां बोल रहा है, 15 क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अच्छा 15 रोक रहे हैं ना, अभी 15 रोक रहे हैं, अभी बता देते हैं, फिर 16 बता देते हैं। पहले 16 छोटा सा है, देखिए, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। अगर आपको गर्म जल का टैंकर बनाना है तो तांबे का यूज करते हैं, लोहे का नहीं। ठीक है, इसका जवाब लिखिएगा, क्योंकि गर्म जल का टैंकर यदि लोहे से बनाया जाएगा तो वह नमी से क्रिया करके संक्षारित हो जाएगा ना, मतलब लोहा धीरे धीरे खराब होने लगेगा। तो इसका जवाब लिखिएगा,
चूंकि लोहा ठीक है गर्म जल से ठीक है क्रिया करके संक्षारित हो जाएगा, इस कारण से टैंक बनाने में लोहे का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, जबकि कॉपर गर्म जल से क्रिया नहीं करता, ठीक है। अब जैसे इच्छा लिख लीजिए, कॉपर गर्म जल से क्रिया नहीं करेगा, जबकि लोहा गर्म जल से क्रिया करके संक्षारित हो जाएगा, ठीक है। कॉपर गर्म जल से क्रिया नहीं करेगा, जबकि लोहा जल से क्रिया करके संक्षारित हो जाएगा। इसी कारण कॉपर का यूज क्या करते हैं गर्म जल का टैंकर बनाने में, और लोहे का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, सुनिए ध्यान से। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। ध्यान सुनिएगा, एक व्यक्ति है, ठीक है, दिस इज नकली व्यक्ति, दिस नकली व्यक्ति गो एवरी होम, ठीक है, दिस होम, बढ़िया घर बनाते हैं, फिर दिस होम, ठीक है। बोल रहा है कि इन हर घर में जाएगा सुनार बन करके, ठीक है, यही है जो सुनार बनेगा, सुनार बनकर जा रहा है घरे घरे, ठीक है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों को पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। ये कह रहा है आई एम सुनार एंड आई, हम सोना को चमका देगा, सोना चमका देंगे, ठीक है। ओहो बहुत बढ़िया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला ने अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है, ठीक है। इस घर में गया, देयर इज वन महिला, ओहो गड़बड़ महिला बन गई, चलिए ठीक कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, लो इसको सोने का कंगन दे देती है ना। इस सुनार को क्या करती है, सोने का कंगन दे देती है, सोने का कंगन दे देती है। देखो ये सुनार है, घरे घरे जा रहा है, तो एक महिला बिना कोई संदेह के उसको अपना सोने का कंगन दे देती है। अब ये इस सोने के कंगन को एक विलियन में डाल देता है, ये विलियन है, ये क्या है, एक विलियन है, ठीक, उसमें डाल दिया। कंगन नई की तरह चमकने लगता है, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो गया, ठीक है। इस कंगन को इसमें डाला, जब कंगन बाहर निकला तो चमक गया, चमकदार हो गया, लेकिन वजन कम हो गया, वजन कम हो गया, ठीक। वह महिला बहुत दुखी हुई तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है, ठीक है। एक जासूस की तरह आप उस विलेन की प्रकृति के बारे में क्या बता सकते हैं, हमको बताना है कि विलेन है कैसा, ठीक है, सिंपल बात, ये विलेन है कैसा। तो देखिए ये विलेन है एक्वारेजिया, ये विलेन क्या है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है समझते हैं, बताए भी थे, एक्वारेजिया, इसको लैटिन भाषा में शाही जल भी कहते हैं, शाही जल, ठीक है, शाही जल। एक्वारेजिया क्या करता है, ये क्या करता है, जो भी जैसे सोना होना है, ये क्या करते हैं, मान लीजिए सोना है, ठीक है, सोना चांदी है, सोना या चांदी है, तो ये सोना या चांदी के ऊपर के लेयर को हटा देते, मान लीजिए ये है, ठीक है, इतना मोटा कंगन था इसका, महिला का, ठीक है। तो जब इसको एक्वारेजिया के विलियन में डाला गया, इस कंगन को, ये विलियन किसका है, ये कंगन है, और ये विलेन है एक्वारेजिया का, ठीक है, एक्वारेजिया का। तो जब इसको एक्वारेजिया के विलेन में डाला गया, अभी हम बता रहे हैं एक्वारेजिया के विलेन वास्तव में है क्या, ठीक है। तो जब कंगन बाहर निकाला जाएगा तो इसका एक लेयर गायब हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक लेयर हट जाएगा। अब ऊपर से एक लेयर अगर हट जाएगा तो अंदर वाला लेयर तो चमकेगा ही, ऊपर से एक लेयर हट जाएगा तो अंदर वाला लेयर तो चमकेगा ही, है ना। तो एक लेयर चमक रहा था, मतलब अंदर वाला लेयर चमक रहा था, ऊपर वाला लेयर हट करके इसी में बैठ गया था। पहले इसी तरीके से लोग कंगन या सोने की चोरी भी करते थे, ठीक है, मतलब सोने की चोरी करते थे, एक लेयर हटा दिए, नीचे बैठ गया। अब गांव गांव में जाएंगे, जिसको जानकारी नहीं है तो उनकी महिला को तो लगेगा कि यार चमक गया, कम पैसा में हो गया, लेकिन वास्तव में पैसा ज्यादा लग गया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि सोना बैठ गया है अंदर, एक लेयर हट करके नीचे बैठ गया है, ठीक है बात। तो यहां से देखिए, अब एक लेयर हटेगा, तो एक लेयर जब हटेगा तो उतने का तो वजन कम होगा, उतने का वजन कम हो जाएगा, एक लेयर हटेगा तो उसके हिसाब से वजन कम होगा।
लेकिन अंदर वाला जो लेयर होगा वो तो चमकेगा ही, तो अंदर वाला लेयर चमकदार होगा। ठीक है, तो ये विलेन वास्तव में एक्वारेजिया है, और एक्वारेजिया वास्तव में होता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर, और ये मिक्सचर होता है 1:3 के अनुपात में। जब आप नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1:3 के अनुपात में लेते हैं तो वो होता है एक्वारेजिया। ठीक है, तो यहीं पर आपका धातु और धातु वाला चैप्टर होता है समाप्त। उम्मीद ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अच्छे से पढ़िए, जब आप पीछे का थ्योरी अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ये चीजें भी आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा चौथा चैप्टर होगा उसका क्या होगा। चलिए, तो अब हम आपको ये बता देते हैं कि जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 4 किस प्रकार से करेंगे हम। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है कार्बन तथा उसके यौगिक, उसको किस प्रकार से करेंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, 1, 2 और 3 पूरी तरीके से टॉपिक वाइज जो भी ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन था, जो भी ग्रीन पेज का था, ये सारी चीजें हो चुकी है। ठीक, चैप्टर 4 में जो भी थ्योरी है हम पीछे पढ़ा चुके हैं, तो उसको हम प्लेलिस्ट में लगा देंगे, तो थ्योरी हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि पीछे वही चीज हुआ ही है। ठीक है, फिर उसको पढ़ाने क्या मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हुआ क्या नहीं है, तो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन नहीं हुआ है और ग्रीन पेज का क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो ब्लूप्रिंट और ग्रीन पेज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कब करेंगे, देखिए इसमें थ्योरी में 7 या 8 है। ठीक है, तो मान लेते हैं 7 लेक्चर है। 7 लेक्चर हम आपको 7 डे दे रहे हैं। एक दिन में एक लेक्चर अच्छे से करिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी में आपका यूपीएससी और यूपीएससी सारा है। ठीक है, यूपीएससी के क्वेश्चंस भी है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जहाँ यूपीएससी पढ़ाए होंगे एक ही लेक्चर में यूपीएससी है ना, 10th के लिए उतना पर्याप्त है। अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो एक थ्योरी हो गया। दूसरा ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन और ग्रीन पेज का क्वेश्चन हम करेंगे 7 दिन बाद, 7 डे बाद। अब क्या होगा इस 7 दिन में, तो इस 7 दिन में, ये जो 7 दिन है इसमें हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से फिजिक्स पढ़ेंगे, जो भी न्यूमेरिकल है उसको प्रयास करेंगे कि हम इजी, मीडियम, फिर हार्ड लेवल तक जाए। ठीक है, जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको करें। तो फिजिक्स भी आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, समझ में आएंगी सारी चीजें, उसका टेंशन आप लोग नहीं लीजिए। ठीक है, चलिए तो समझ लीजिए आपका होगा कैसे। थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि पढ़ा चुके हैं, इसको प्लेलिस्ट में लगा देंगे। ये दोनों सॉल्व कराएंगे, ब्लूप्रिंट का और ग्रीन पेज का। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम केवल और केवल किस पे आएंगे, फिजिक्स पर। ठीक है, अभी ये 7 दिन तक फिजिक्स चलेगा। उसके बाद जब 7 दिन के बाद ब्लूप्रिंट और ग्रीन पेज का करा लेंगे तो हम फिर पूरा का पूरा क्या कराएंगे, केवल और केवल फिजिक्स। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर समझ में आया तो अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए प्रॉपर। ठीक है, याद करिए। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।